इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अब इंडिया के और कंट्रीज से रिलेशन कैसे थे? सबसे पहले देखते हैं रिलेशन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कैसा था। दोनों ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। जहां एक तरफ दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, वहीं बहुत सारे उनके अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले रिलेशंस में। यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल नहीं पसंद था कि इंडिया ने जो है किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और उसने एक्सेप्ट करी नॉन अलाइन पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद। दूसरा, उनको उम्मीद थी कि इंडिया जो है उनको ज्वाइन करेगा, पर इंडिया ने ज्वाइन किया नॉन अलाइन मूवमेंट अपने आर्थिक ग्रोथ के लिए। एक और कारण था कि फ्रेंडली या विदाउट आर्ग्यूमेंट एक तरह से रिलेशंस जो है इंडिया और यूएस के बीच में कभी जो है बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। वजह क्या थी कि जो यूएस पॉलिसी थी वो फेवर कर रही थी पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे जम्मू कश्मीर के केस में। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएस जो लीडिंग करती हुई पावर और मिलिट्री ब्लॉक थी उनको ज्वाइन किया, जबकि इंडिया ने अपनाई पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की। इसी तरह से कुछ ट्रीटीज थी जो न्यूक्लियर वेपन से संबंधित थी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना डिसएग्रीमेंट का इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को मजबूर करने की कोशिश करी, परसुएट करने की कोशिश करी कि वो साइन कर दे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट किया पोखरण राजस्थान में 1998 में, तो वो बहुत सीरियसली लिया गया और कुछ सैंक्शंस जो कि लगा दी गई इंडिया के अगेंस्ट, जो कि यूएस एडेड थी फाइनेंशियली और टेक्निकली। मतलब यूएस जो है फाइनेंशियल तौर पे और टेक्निकल तौर पे हेल्प कर रहा था इंडिया की, उसमें जो है उसने कुछ सैंक्शंस जो है उस पर एक तरह से रोक लगा दी, या उन पर जो है क्या कहते हैं, एक तरह से होता है ना कि आपको उनको नहीं पसंद था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करें, पर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो अब उसके उसमें जो है उन्होंने एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे कुछ सैंक्शंस जो हैं वो लगा दी उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला रिलेशंस में दोनों ही कंट्रीज के, जब टेररिस्ट अटैक हुआ न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सितंबर 11, 2001 को। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहा था कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक तौर पे काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। दोनों ही कंट्रीज जो है चाहती थी कि एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में बनी रहे। सितंबर 2014-15 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिट करी उन्होंने अमेरिका की, और वहां पर एड्रेस भी किया यूनाइटेड नेशंस को। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो कि चीफ गेस्ट थे इंडिया के 66th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की। इस तरीके से अमेरिका और इंडिया अब उनके काफी फ्रेंडली और जैसे कहते हैं ना बहुत ही अमिकेबल भी एक तरह से फ्रेंडली ही हुआ, बिना किसी तनाव के रिलेशंस हैं। ये जो इश्यूज थे टेररिज्म के, यही मेन कंसर्न्स हैं कंट्रीज के जो हेड हैं उनके लिए। फिर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और सोवियत यूनियन कैसी है। सोवियत यूनियन ने भी मदद करी इंडिया की काफी ज्यादा स्टैब्लिश करने में हेवी और की इंडस्ट्रीज को। सोवियत यूनियन ने जो है इंडिया की तरफदारी करी जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वीटो पावर जो है उसको भी एक्सरसाइज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि ये देखा जा सके कि जो प्रपोजल है इंडिया के अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर को लेकर वो जो है पास ना हो जाए। इस तरीके से रशिया और इंडिया इनके भी काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस हैं। इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सबसे पहले इंडिया का पाकिस्तान के साथ। इंडिया को जब आजादी मिली उसके फौरन बाद ही जो रिलेशन थे इंडिया और पाकिस्तान के वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। वैसे भी पहले से तनावपूर्ण थे। 3 बहुत ही शॉकिंग कहने चाहिए, दुखद कहने चाहिए, इस तरह के जो है वॉर्स हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1948, 65 और 71 में, और इन सभी वॉर्स में पाकिस्तान जो है वो हार गया। दोनों ही कंट्रीज के पास ताशकंद और शिमला ट्रीटी हुई, यानी कि संधि हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसको फॉलो नहीं किया। जितनी एक डिवोशन के साथ उसको करना चाहिए था उसने इसको फॉलो नहीं किया। 1999 में कारगिल वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ही कंट्रीज के जो हेड्स थे उन्होंने एक तरह से ईगरनेस दिखाई कि जितनी ज्यादा मतलब उत्तेजना दिखाई कि ज्यादा से ज्यादा जो इश्यूज हैं या सारे इश्यूज जो हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए बातचीत की मदद से, नेगोशिएशंस जो होते हैं यानी बातचीत की मदद से। फिर आता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस। इंडिया और चाइना के रिलेशंस की शुरुआत हुई थी 1954 में।
जब चाइना ने अपनी बाउंड्री रीजन्स जो है वो मैप पर दिखाई, उससे क्या हुआ, जो रिलेशंस थे इंडिया और चाइना के बीच में वो खराब हो गए या डिस्टर्ब हो गए। इंडिया ने बहुत ज्यादा विरोध किया जब चाइना ने ज्यादा से ज्यादा रीजन्स जो हैं जो इंडिया को बिलोंग करते थे वो अपने को जो है कि उनके एरिया में आते हैं वो जो है उन्होंने मैप पे दिखाया। जो मैकमोहन बॉर्डर था जो कि बॉर्डर रीजन को दर्शा रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, उसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया और इससे और ज्यादा जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया 1962 में और उन रीजन्स पर कब्जा कर दिया जो कि उसने मैप में दिखाए थे। इंडिया ने भी अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे बॉर्डर रीजन्स पे ताकि इसको अपने आप को सेफगार्ड कर सके चाइना से। चाइना ने वॉर जो है खत्म किया और इस तरह से वॉर जो है वो फाइनली खत्म हो गया। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सारी मीटिंग्स हुई और कोई भी जो मीटिंग थी वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में चाइना और इंडिया का काफी कोऑपरेटिव और फ्रेंडली रिलेशंस रहे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया श्री जिनपिंग को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, उनको रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद की है वहां पर एक कर्टसी के तौर पर उनको जो है इनवाइट किया कि वो कर्टसी विजिट के तौर पे यहाँ पर आए। इंडिया बांग्लादेश जो है उसको फ्रीडम मिला काफी संघर्ष के बाद। 1971 में बांग्लादेश जो है इंडिपेंडेंट हुआ और सोवरेन कंट्री बना क्योंकि पहले जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब क्योंकि एक ये नई उभरती हुई कंट्री थी इसलिए इंडिया ने हेल्प करी बांग्लादेश को फाइनेंशियल तौर पर, टेक्निकल तौर पर और फिजिकली भी उसने उसको इक्विपमेंट्स दिए ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। पर कुछ मुद्दे थे जो कि खड़े हो गए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे पानी के इस्तेमाल को लेकर गंगा नदी से या उसकी प्रॉपर चैनलाइजिंग करना, इसके बारे में बातचीत हुई दो कंट्रीज के बीच में। फ्लड के दौरान, साइक्लोन के दौरान या और कोई जो भी नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा आती है उसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की। 2015 में एक कॉन्क्रीट तौर पे बातचीत हुई उन मैटर्स को लेकर जो कि खास तौर से जो ज्योग्राफिकल लैंड रीजन्स हैं उस पर डिस्प्यूट था या फिर जो सिटीजनशिप है लोगों की उस पर लेकर बातचीत हुई। इंडिया भूटान एक बहुत ही पीसफुल और कॉर्डियल फ्रेंडशिप जो है ट्रीटी वो साइन हुई इंडिया और भूटान के बीच में 1949 में। कॉर्डियल मतलब एक होता है मित्रतापूर्ण। भूटान जो है उसने इंडिया का साथ दिया सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज में क्योंकि उसको इंडिया पे भरोसा था। इंडिया ने भी एश्योर किया कि वो भूटान की मदद करेगा टेलीकम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है भूटान गए थे 1958 में और उसके बाद से इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो भी भूटान गए 1970 में। इंडिया ने भूटान की मदद करी कि वो जो है मेंबर बन सके यूनाइटेड नेशंस का 1971 में। कभी भी कोई भी ट्रबल्ड रिलेशन नहीं रहा इंडिया और भूटान के बीच में। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भूटान विजिट किया ईयर 2014 में और कहा कि इंडिया की प्रोजेक्ट्स जो है जो भी उसकी प्रोग्रेस से तरक्की है उसका डायरेक्ट असर होता है उनकी नेबरिंग कंट्रीज पे। जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे संबंधित जो भी कोऑपरेशन है वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी तौर पर किया गया। फिर है इंडिया श्रीलंका। जो रिलेशंस है इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो भी काफी पुराने हैं। बहुत सारे तमिलियंस जो इंडिया के हैं वो श्रीलंका चले गए और वहीं जाकर बस गए। इनकी सिटीजनशिप जो है वो मेन मुद्दा बना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पर लगातार बातचीत से वो भी बात हल हो गई। जो प्रॉब्लम है तमिलियंस की और जो एक शांतिपूर्ण वार्ता हुई तमिल ऑर्गेनाइजेशंस और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, वो सबसे पहली प्रायोरिटी थी इंडिया की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रबल्ड रीजन्स जो थे तमिलियंस के जाफना में वहां विजिट किया 13 मार्च 2015 को। इन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी ताकि रिकंस्ट्रक्शन करा जा सके 27,000 घरों का और इन तमिलियंस को दोबारा बसाया जा सके। आज की डेट में इंडिया और श्रीलंका के काफी मित्रतापूर्वक रिलेशंस हैं। इंडिया नेपाल जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के, ये स्टार्ट हुए थे जब ट्रीटी साइन हुई थी ईयर 1950 में। इस ट्रीटी के अनुसार दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो सोवरेन मानी जाएंगी और वो अपनी जो रीजनल तौर पर यूनिटी है उसको प्रिजर्व करके रखेंगी। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है सिटीजन्स का उसको भी जो है दोनों कंट्रीज में जो है प्रिजर्व करके रखा जाएगा।
इंडिया ने नेपाल की मदद करी सोशल तौर पे भी और इकोनॉमिक तौर पे भी। जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया विजिट करते हैं हायर स्टडीज के लिए। जो नदियां हैं वो बह रही हैं हिमालय से, वो भी कई क्षेत्रों से आती हैं होती हुई नेपाल के। इसी के कारण जब रेन होती है तो इंडिया पे बहुत ज्यादा असर आता है। इन फ्लड्स को रोकने के लिए इन रिवर्स के कारण बातचीत शुरू हो गई है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल ने एक बहुत ही ज्यादा तबाही वाला भूकंप जो है वो झेला, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8 रिक्टर स्केल पे। इसके कारण 8,000 लोग मारे गए थे। इंडिया ने जो है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वर्क में काफी मदद की उन इलाकों में जो कि अर्थक्वेक द्वारा अफेक्टेड थे। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन, इंडिया के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। इसने पूरी तरीके से मदद करी थी रिकंस्ट्रक्शन में अफगानिस्तान के, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और एजुकेशन तीनों में जो है अपना पूरा योगदान दिया था। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी इंडिया ने फाइनेंशियल तौर पे मदद की थी। जब नेचुरल कैलामिटीज आई तो इंडिया ने फाइनेंशियली हेल्प करी। जो कंस्ट्रक्शन है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट बिल्डिंग का वो भी इंडिया द्वारा ही किया गया है। फिर आता है इंडिया म्यांमार। इंडिया और म्यांमार यानी बर्मा, इसके भी काफी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। जब इंडिया को आज़ादी मिल गई तो जो म्यांमार था उसको भी इंडिपेंडेंस मिली 48 में। उस समय से रिलेशंस काफी मित्रतापूर्ण रहे। इंडिपेंडेंस के बाद से म्यांमार जो है उसने फाइनेंशियल एड मांगी इंडिया से। इंडिया ने उसकी मदद करी फौरन, और क्योंकि इंडिया चाहता था कि म्यांमार जो है वो भी फाइनेंशियल तौर पर साउंड रहे। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी मेनली वो है कि वर्ल्ड पीस होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंश्योर करती है कि फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशंस बने रहें नेबरिंग कंट्रीज के साथ। पर हमेशा से राइज और फॉल रहा है इन रिलेशंस में कई सारे कारणों की वजह से।